वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं इस वक्त रवां साल के पहले 8 माह में बड़ी सनतों की जो पैदावार है उसमें 5.56% कमी आई है। और इस हवाले से आज बात करेंगे कि मौजूदा जो माली साल है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। माली साल के पहले 8 माह के दौरान बड़ी सनतों की पैदावार में 5.56% कमी रही है। इदारा शुमारियत की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2023 में गुज़िश्ता फरवरी के मुकाबले में पैदावार 11.6% कम रही है, जबकि जुलाई ता फरवरी टेक्सटाइल सेक्टर की पैदावार में 14% से ज़्यादा कमी हुई है। जुलाई से फरवरी में गाड़ियों की पैदावार में 38% कमी जो है वो देखी गई है, जबकि मशीनरी और दीगर साजो सामान की पैदावार में 49% कमी रही है। इलेक्ट्रिकल सामान, कंप्यूटर की पैदावार, इलेक्ट्रॉनिक्स, लोहे और स्टील की पैदावार में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। जबकि इसी तरह जो रवा साल है माली साल ग़िज़ाई अशिया 1.95% और मशरूबात शोबे की पैदावार में 6.14% कमी हुई है। तंबाकू की अगर बात कर ली जाए तो 20% और टेक्सटाइल शोबे की पैदावार में 14% कमी रही है। लकड़ी की मसनूआत की पैदावार में 68% और पेपर और बोर्ड की सनतों की पैदावार में 3.37% कमी रही है। इन तमाम चीज़ों को रिपोर्ट में शामिल कर लिया गया है। बहरहाल बात कर लेते हैं कि फरवरी में बड़ी सनतों की पैदावार जो 11.6% कम रही है। पाकिस्तान की बड़ी सनतों की पैदावार फरवरी के माह में हम देख रहे हैं कि डाउनफॉल की तरफ जा रही है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त FPCCI के चेयरमैन ऑन कॉल मौजूद हैं, इरफान इकबाल शेख साहब। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। फेडरेशन क्या समझती है कि ये जो मैंने रिपोर्ट इस वक्त सामने रखी है इदारे शुमारियात की, उसने बताया है कि बड़ी सनतों के अगर पहले 8 माह की बात कर ली जाए तो 5.56% कमी रही है। इतनी तेज़ी से नीचे गिर रही है मार्केट, मईशत का क्या हाल है इस वक्त? देखिए, मईशत का हाल क्या होगा, यहाँ तो इस वक्त हम पॉलिटिक्स से ही बाहर नहीं आ रहे और हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो आखिर इस मुल्क को किस जगह पे लेके जाना चाहते हैं और किस मंतक पे लेके पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि आप ये देखें कि आपका जो है IMF उसने आपको दिया है कि आपको GDP रेट जो है ग्रोथ जो है वो तकरीबन इस साल की 0.6% होगी। वर्ल्ड बैंक कहता है जी 0.4% होगी। और जब आप ज्यादा ना लोगों से लेते हैं तो वो सब बता रहे हैं कि जी नेगेटिव जाएगी ग्रोथ हमारी। तो मुझे एक चीज तो आपको ये तो अदारा शुमारियत ने भी बता दिया कि किस किस चीज में कितनी है। तो इसमें मेन चीज तो हमारा कसूर तो हमारा अपना है। ठीक है, हम इस नहज पे पहुंच गए हुए हैं। देखिए, आपकी टेक्सटाइल में जितना स्पिनिंग यूनिट थे तकरीबन सारे बंद होने के करीब है। बाकी भी जो आपकी इंडस्ट्री है वो भी बंद होने के करीब जा रही है। तो ये हम और फिर आपका एनर्जी जो है एनर्जी सेक्टर में हम 20 सेंट में दे रहे हैं, जबकि पूरा इस रीजन में लोग इंडिया, भारत, बांग्लादेश तकरीबन 8 सेंट में दे रहे हैं। फिर उसके बाद आप आ जाए मॉनेटरी पॉलिसी में देख लें आप, जो हम काइबर रेट 21% पे है और यहाँ पे जो आपका चाइना है 2.83 पे है, बांग्लादेश 5.8 पे है, आपका इंडिया 6.3 पे है। तो हम तो किसी के साथ कंपेरिजन कर ही नहीं सकते। हम आगे एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे, और जब तक आपकी एक्सपोर्ट बेहतर नहीं होनी, आपकी FTA नहीं आनी, ये मुल्क आगे बेहतर जा नहीं सकता। इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम जा ही नहीं रहे क्योंकि वही हालात नहीं है हमारे पास। उसके बाद डिवैल्यूएशन अपनी स्पीड के साथ जारी है। इस वक्त तकरीबन 290 करीब जो है डॉलर पहुंचा हुआ है और इसके आगे बढ़ने की शुनीद है। तो मसला ये है कि हमारी कोई भी जो हमारा इंडिकेटर है वो पॉजिटिव नहीं है और कोई चीज भी हम ठीक नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि किसी को इस चीज की फिक्र भी नहीं है कि इस मुल्क को हमने चलाना है, इसकी मईशत नहीं। आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि फिक्र नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो सनतों के लिए सब्सिडी है वो बहुत सारी चीज़ों पर ख़त्म की गई है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो खाम माल की लागत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, इसको कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जितने भी हमारे एक्सपोर्ट बेस्ड यूनिट है या बिजनेस है उनको तो हमें हर सूरत प्रायोरिटी बेस में उनको हमें कंसेशन देनी चाहिए थी, जैसे पहले भी और अभी भी मैं यही कहता हूँ कि उसके ऊपर कम से कम उनको जो एक्सपोर्ट बेस, क्योंकि एक्सपोर्ट हमारी रीड के जिसकी बेस के ऊपर हमने चलना है। और दूसरी बात ये कि दूसरा हमारा टूल्स है कि हम रेमिटेंस के लिए हमने बार बार इनसे ये कहा है कि इसके लिए तमाम जितने भी बैंक्स हैं उन सबको 7 days 24 आवर्स के लिए उनको कहेंगे अपनी ब्रांचेस खोलें तो सिर्फ इसको डील करें। और वो जितने भी हमारे वहाँ पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं
देखिए उनकी अपनी एक लिमिट है, वो अगर उनकी किसी को इमरजेंसी जरूरत पड़ गई, किसी का बाप फौत हो गया, किसी की वालदा फौत हो गई, किसी को कुछ जरूरत पड़ गई, तो 2-3 घंटों में उनको पैसे वो फिर हुंडी के जरिए भेजते हैं। तो यही चीज अगर हम यहाँ पे अगर ये स्पेशल ब्रांचेस खोल दें और उनको 724 हम रखेंगे, तो ये बगैर विदाउट चार्जेस हम इसको करेंगे, तो यही जो हमारी 31 शहरिया बिजनेस जो इस वक्त कम होकर 28 के करीब पहुंची हुई, अंदाजा है कि 28 के करीब होगी, तो इसी को बढ़ा के हम तकरीबन 40 के करीब लेके जा सकते हैं अगर हम इसको। फिर उसके बाद जितने भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनके मैंने तो ये भी सर्च चेक किया कि उसमें भी जो रेट है ना वो अंडर इन्वेस्टिंग करके ऊपर कर रहे हैं, पैसे वहां से बाहर से उधर हो जाते हैं। फिर डेंटर्स हैं, इन डेंटर्स के पैसे उसके लिए नहीं किया गया। फिर उसके बाद हमारा आईटी के हैं, आईटी का हम 2.85 ऑफिशियल है, वैसे हम तकरीबन 5 बिलियन के करीब है, और ये कुछ लोग तो 6 बिलियन भी कहते हैं। ठीक है, पर ये असल में वो भी इस वक्त हो सकेगा जब आप उसके रेट अच्छे उससे करेंगे, टैक्स उसके ऊपर बेहतर करेंगे। ठीक है। और ये सारी चीजें जब तक हम इसको नहीं साथ साथ करते, तो ये तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई बेहतरी। ठीक है। अच्छा इरफान साहब, माली साल 2022-23 की बात की जाए तो आखिरी क्वार्टर को अगर यहाँ पर थोड़ा सा सामने रख लेते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। उसमें जैसे मैंने कहा कि सब्सिडी बहुत सारे सेक्टर्स में से ख़त्म की गई है, जिसमें से तवानाई भी एक है। अब इन्फ्लेशन रेट बढ़ने का भी कहा गया है, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो मुआशी शरह नमू होगी वो भी IMF ने जो जायज़ा लिया, नज़रसानी की है, उसको भी 0.5% कर दिया है। फिर इसी तरह आलमी बैंक की बात कर लें, एशियाई बैंक की बात कर लें, उन्होंने तो 0.4 और 6% रखा है। इसको कैसे देखते हैं आप? मैं यही बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल देखिए, हम 6% पे थे, यही 1 साल पहले हम 6% पे थे, अब हमने डिक्लाइन करते करते हम इस पे आ गए हैं। और हमारा सबसे बड़ी बात यह है कि कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई इसके लिए प्लानिंग नजर नहीं आ रही, और कोई जो ना किसी इदारे से पूछा भी नहीं जा रहा, ना कोई फेडरेशन के साथ बात करते हैं, ना वो बात करना चाहते हैं। चीजों को किस तरफ लेके जा रहे हैं हम, और किस तरह से इस चीजों को ठीक किया जा सकेगा, ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है इस वक्त। देखिए चीजें जब चली जाती है, फिर आने वाले वक्त जो मुझे अगले 4-5 माह भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे तो कोई किसी किस्म की जो ना रिकनसाइल होती चीजें नजर नहीं आ रही, तो चीजें और ज्यादा बस कंडीशन इख्तियार कर जाएंगी, और जिसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है, कोई हमारे पास किसी किस्म का कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई लायामल नहीं है। और इसीलिए लाहौर अपना जो हमारी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, हम ईद के बाद इंशाल्लाह एक 15 ईयर्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान लेके आ रहे हैं, ताकि इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के उनसे सबसे साइन कर दें, और कोई भी गवर्नमेंट आए, किसी किस्म की भी गवर्नमेंट हो, 5 साल के लिए 10 साल के जो भी आए, वो कम से कम एक इकोनॉमिक पॉलिसी प्लान तो हो जिसको हम कर सके, और चीजों की पॉलिसी की कंटिन्यूटी हो, कंसिस्टेंसी हो, ताकि चीजें चल सके। यहाँ तो कोई इसको देखने वाला इस वक्त नजर कोई नहीं आ रहा, और ना कोई चीजों को देख रहा है, और ये उनकी प्रायोरिटी कुछ और है। तो इस प्रायोरिटी को अगर हम नहीं इसी तरह चलाएंगे, तो फिर हालात जो आगे मुझे और खराब नजर आ रहे हैं। ठीक है। अगर लार्ज स्टील मैन्युफैक्चरर्स की बात कर लें तो इसमें बहुत सारी सनतें इनसे जुड़ी हुई हैं, टेक्सटाइल है, स्टील इंडस्ट्री है, फिर दीगर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें जो लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, अगर उनकी मजमूई तौर पर तादाद देखें तो ज़रा मैं जानना चाहूँगा कितने ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार हो चुके हैं या होने जा रहे हैं इस इन्फ्लेशन रेट के बढ़ने की जो बात की गई है, और साथ साथ जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन है? देखिए, अगर ये इसी तरह इसी कंडीशन में हम इसको चलाते रहे, तो मेरा अपना ख्याल 30-35-30 लाख कम से कम बंदे बेरोजगार हो जाएंगे। और जब बेरोजगारी हो जाएगी, ऊपर से महंगाई की एक लहर है, इन्फ्लेशन रेट आपको पता है क्या चल रहा है, गरीब आदमी किस तरह से जिएगा, अपने बच्चों के साथ 25-30 हज़ार में कैसे गुजारा करेगा, और किस तरह से चीजें आगे चलेगी, बहुत बड़ा लाभ है। पहले यही हम कहते थे 4 करोड़ लोग जो ना वो गरीब गुर्बत की लकीर से नीचे, मेरे तो अपना ख्याल है इस वक्त जो हालात है, हम तकरीबन 8 करोड़ के ऊपर 7 करोड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं। अच्छा इरफान साहब, एक जरा कोई कमेंट चाहूंगा आपका कि हुकूमत से कुछ बात की गई है, एक प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, टेबल टॉक हुई है, मुज़ाकरात किए गए हैं कुछ कि इस मसले से कैसे निकला जा सकता है? देखिए, गवर्नमेंट की इस वक्त ये प्रायोरिटी नहीं है। गवर्नमेंट कोई भी मिनिस्टर को आप बात कर लें, कोई मिल बैठने को तैयार नहीं है, ना उनके पास कोई लायामल है, ना उनके पास कोई प्लानिंग है। वो तो इस वक्त अपनी गवर्नमेंट बचाने के चक्कर में, पॉलिटिकल गेमों के चक्कर में वो पड़े हुए हैं, और इस तरह से चीजें नहीं चलनी। ये चीजें बहुत खराबी की तरफ जा रही हैं। ये मेरे हिसाब से तो ये इस तरह से इकोनॉमी के हम पर्चे उड़ा चुके हैं और उड़ जाएंगे। ठीक है, चीजें और खराबी की तरफ चल जाएंगी।
और ये हमारी समझ से बाहर है कि गवर्नमेंट मईशत को क्यों प्रायोरिटी पे नहीं रख रही और उसके ऊपर क्यों नहीं बात कर रही। ठीक है, आप पॉलिटिक्स अपनी करते रहे जो मर्जी हो, पर मईशत को तो देखें वो किस तरफ जा रही है और किस तरफ लेके जा रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया इरफान इकबाल शेख आपके वक्त का। FECCI के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे इरफान इकबाल शेख। और आपको ये भी बताएं कि ये जो मसला था इसको अब हुकूमती सतह पर भी टेकअप किया जा रहा है। हमने आपको बताया था कि LCs का भी मसला था, वो भी पार्शली तौर पर हल किया गया है। लेकिन एक और अच्छी खबर ये है ख़ास तौर पर कराची वालों के लिए, और जो है वो कंपाइल अगर करें तो इसको बिलखुसूस सिंध के लिए, कराची समेत सिंध में मुफ्त मैयत सर्विस जो थी, मैयत गाड़ी सर्विस, उसका आगाज़ किया गया। और वज़ीर सेहत जो सिंध हैं अज़रा पेची साहिबा, उनकी जानिब से इसका इफ्तिताह किया गया। रेस्क्यू 1122 के नाम से जो है ये सर्विस है, मैयत गाड़ी सर्विस। और हम पहले भी देखते हैं कि रेस्क्यू 1122 सिंध के जो रूट्स हैं उस पर भी चलती दिखाई देती थी। अब ये स्पेसिफिकली इन गाड़ियों को जो है वो लेकर आए हैं और बड़े अच्छे तरीके से काम करें। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त CEO सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज आबिद नवी साहब ऑन कॉल मौजूद है। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जानना ये चाहूँगा कि बड़ा देरीना ये एक ख्वाब था जो कि अज़रा पेची साहिबा ने भी अपने इफ्तिताही उसमें जुमलों में कहा कि जब सर्विस का इफ्तिताह करे थे, ये मैयत सर्विस जो वैन सर्विस है इसका इफ्तिताह किया गया। ज़रा जानना चाहूँगा चंद खदोखाल कि किस तरह से काम करेंगे और अगराज़ व मकासिद क्या हैं इसके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है हमें थोड़ा सा वक्त दिया कि सर्विस के बारे में बता सकें। जी, बेसिकली ये सर्विस वन ऑफ इट्स काइंड ऐसी सर्विसेज हम ये सिंध गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट ने स्टार्ट की है, जो इससे पहले कहीं आपको एग्जांपल मिलती हैं तो बहुत कम मिलती हैं या ना होने के बराबर है। बिल्कुल इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले ये हुआ कि एक हमें कॉल आई कि हम उस वक्त तक हमारी ये सर्विसेज स्टार्ट नहीं हुई थी। एक पर्सन था, उसने कॉल की कि भाई मेरी ये फैमिली के मेंबर की डेथ हुई है, हॉस्पिटल में है और मुझे कंबर शहजाद कोर्ट लेकर जाना है। यकीन करें कि अफसोस होता था जब इस तरह की कॉल्स आती थी और जब ये सर्विस नहीं होती थी, और फिर वो दर बदर ठोकरे खा रहे होते थे और मिन्नत समाजत लोगों के कर रहे होते थे कि किसी तरह से हमें कंसेशन मिल जाए और हम अपने ये करीबी हैं जो इनको जो है प्रॉपरली शिफ्ट कर सकें। आप यहाँ से लेकर कंबर शहजाद कोर्ट तक की शिफ्टिंग के लिए लोग जो नॉर्मली चार्ज कर रहे थे लोगों को, वो 50 से 60 हज़ार रुपया चार्ज कर रहे थे। जब इस तरह की चीजें हेल्थ डिपार्टमेंट को पता चली तो उन्होंने इस चीज का तयन किया और इस चीज का एक इरादा किया कि नहीं यार, ये लोगों के साथ ज्यादती है, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए और ये जो सर्विस है ये किसी भी तरह से हमें स्टार्ट करनी है और इसके लिए चाहे जो भी कुछ करना पड़े वो हम करेंगे। तो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि भाई आप जितनी भी जल्दी हो सके इस तरह के सर्विसेज को स्टार्ट करें। अभी फर्स्ट हमने ग्रुप में 25 एम्बुलेंसेज लॉन्च की हैं, जिसमें से 8 एम्बुलेंसेज कराची के लिए होंगी, 5 एम्बुलेंसेज हैदराबाद रीजन के लिए और 3 एम्बुलेंसेज मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर एंड लारकाना रीजन्स के लिए होंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि ये परमानेंटली वहीं होंगी। पूरे सिंध से कहीं भी कॉल आएगी, हॉस्पिटल से डेड बॉडी है, उसको किसी ने भी लेकर जाना है वापस अपने घर में, वो जस्ट सिंपली 1122 डायल करे। इससे पहले वो अपने चाहने वालों को एक ह्यूज अमाउंट दे के उनकी शिफ्टिंग वो डेड बॉडी की कर रहे होते थे। इस टाइम पे ये सर्विस स्टार्ट करने का मकसद ये था कि उन लोगों की भी इस तरह से मदद की जाए कि भाई ये लोगों की जानों से खेलना खत्म कर दें और इस टाइम पे लोगों की आप चीजों का नाजायज फायदा ना उठाएं और लोगों को इस तरह लोगों की हेल्प करें। ठीक है, अच्छा बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव है और मैं खुद भी इसका आई विटनेस हूँ कि हम जब गए थे पावर कोल प्लांट जो थरकोल प्लांट है उसमें, तो रास्ते के अंदर हमें 2 से 3 ये रेस्क्यू 1122 की ये गाड़ियाँ तो नज़र आई थी। अब ये मैयत गाड़ियाँ भी जो इंट्रोड्यूस कराई गई हैं विच इज़ वेरी गुड। सवाल ये पैदा होता है कि अज़रा पेची साहिबा ने भी एक बात कही कि कुछ चमगोइयाँ हो रही थी कि गाड़ियाँ ख़राब खड़ी हैं, फिर कुछ वीडियोज़ वायरल हुई थी दीगर सियासी जमातों की जानिब से कि ये एम्बुलेंसेज ख़राब खड़ी हैं। वो क्या मामला था? वो इसी के पैराए में थी, पैरेलल चल रही थी वो गाड़ियाँ भी, या क्या था वो मैटर? जी, वो जो पुरानी वीडियो है जो MPA साहब ने शेयर की थी वो इन्हीं एम्बुलेंसेज की थी। एक्चुअली होता क्या है कि अच्छा वो यही एम्बुलेंसेज है।
हाँ जी, इन्हीं अच्छा। एम्बुलेंसेज की वीडियो शेयर की थी हमने। उस वक्त भी उनको बताया था एक प्रोसेस है कि हम कोई भी चीज होती है एक टेंडर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और टेंडर जब किसी को अवार्ड होता है तो उसके बाद ही हम काम करवा सकते हैं, क्योंकि हमें गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। ऑलरेडी ये एम्बुलेंसेज पाइपलाइन में है, इनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इनकी ब्रांडिंग होनी थी, इनका पेंट का वर्क होना था, और इसके अंदर फैब्रिकेशन का वर्क होना था, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर कोई बड़ा इंसिडेंट होता है उधर मल्टीपल कैजुअलिटी या डेड बॉडीज हमें मिलती हैं, तो एटलीस्ट प्रोविजन होनी चाहिए एक मोर्चरी वैन में 2 डेड बॉडीज को शिफ्ट कर सके। तो वो मैकेनिज्म हम बना रहे थे, वो सारी चीजें कर रहे थे, और उस वक्त भी उनको बताया था कि ये इन प्रोसेस है, इंशाल्लाह ताला आप 1 महीने के बाद इन एम्बुलेंसेज को आप रोड पे देखेंगे। अच्छा। और आज हमने साबित भी कर दिया और उनको सबको दिखा भी दिया जो हमने उस वक्त बात की थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम एम्बुलेंसेज मोर्चरी वैन आपको रोड पे नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा एक प्रोजेक्ट है जिसको आप लोगों ने एग्जीक्यूट किया है, मजीद तादाद कब बढ़ाने जा रहे हैं? क्योंकि ये तादाद अच्छी है, आगाज के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट था, उसको आगाज कर दिया गया, लेकिन तादाद और होनी चाहिए ना? जी जी बिल्कुल, इसमें इंशाल्लाह ताला अभी मैंने बताया कि फर्स्ट फेज में 25 ये मोर्चरी वैन हमने लॉन्च की हैं। अब स्लोली ग्रेजुअली हमें जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के पास कुछ एम्बुलेंसेज हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स में वो यूज हो रही हैं, उसमें से हमने देखना है कि किन को हम एज अ एम्बुलेंसेज यूज कर सकते हैं और किन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एज अ मोर्चरी वैन। ये ऑलरेडी हमें टास्क दे दिया है, जिस पे हमने 2 डिस्ट्रिक्ट पे विजिट भी कर लिया, एक थरपारकर और एक उमरकोट, और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे हमें डायरेक्शंस मिलती जाएंगी तो हम उन व्हीकल्स की इंस्पेक्शन करते जाएंगे और उसमें डिसाइड करते जाएंगे कि कितनी एम्बुलेंसेज को कितनी व्हीकल्स को एज अ एम्बुलेंस हम यूज कर सकते हैं और कितनी व्हीकल्स को एज अ मोर्चरी वैन। तो मैं एक अंदाजा कह सकता हूं कि जून तक हम इंशाल्लाह ताला 10 से 15 व्हीकल्स और इसमें जो है वो इजाफा कर रहे होंगे मोर्चरी वैन का। वेरी गुड एंड बेस्ट ऑफ लक। आविद नवी साहब, CEO सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज के जो है CEO हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, उसके बाद कुछ बात करेंगे। गैर मुल्की शहरी को भी लूट लिया गया और साथ साथ एक तरफ इजलास हुआ, टूल प्लाजा पर जो कैमरे लगाने हैं, वज़ीर आला ने इजलास को चेयर किया है। तमाम चीज़ें एक ब्रेक के बाद।